हम लोग इसके पहले वास्तव में ऑपरेशन ऑफ अकाउंट के डिटेल्स को पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ लिया है उसके बाद हम लोगों को आज क्लोज़र ऑफ अकाउंट्स कि अकाउंट को बंद कैसे किया जाता है। अभी तक था खोला कैसे जाता है, अब क्या पढ़ेंगे हम कि उसको बंद कैसे किया जाता है, क्योंकि अकाउंट्स को बंद करने की भी तो ज़रूरत पड़ती होगी ना। जैसे आपने अकाउंट सिंगनामुह में खोला है मान लीजिए, और अब आप यहाँ से पढ़ चुके जा रहे हैं, आपका एडमिशन इलाहाबाद में हो गया, तो आप यहाँ अकाउंट क्यों रखेंगे? सोचेंगे ना कि बंद हो जाए। तो अकाउंट को दो तरीके से बंद किया जाता है। एक, कस्टमर खुद अप्लाई कर दे कि हम अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं, और दूसरा बैंक आपसे कहे कि अपना अकाउंट बंद कर दीजिए। ठीक? तो कस्टमर एप्लीकेशन दे कि हमारा अकाउंट बंद कर दिया जाए, और यदि आपने कह दिया कि मेरा अकाउंट बंद कर दिया जाए तो बैंक बाउंड है कि आपकी बात मानेगा और अकाउंट बंद कर देगा। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं रहने दीजिए, हमारे यहाँ क्यों बंद कर रहे हैं। ठीक है? ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकता। हो सकता है ऑफ रिकॉर्ड आपको समझाए, कह रहे कोई इमरजेंसी है, क्यों बंद कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए, हमारी सर्विस में कोई कमी हो तो बताइए, कुछ आपको विशेष सुविधा हमसे अगर नहीं मिल रही हो तो उसको बताइए। ये सब आपसे वो बात कर सकता है, क्योंकि भाई बैंक बिजनेस है और अपने बिजनेस कोई नुकसान नहीं करना चाहता है। लेकिन वह ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आप तो बंद ही नहीं कर सकते अकाउंट, ऐसा नहीं करेगा। वो आप कहेंगे तो बंद कर देगा। दूसरा क्या है? दूसरा, जब बैंक आपसे रिक्वेस्ट करे, जल्दी बैठो बेटा, फट से बैठ जाओ, दूसरा बैंक आपसे कब कहेगा खाता बंद कर दीजिए? बहुत सीधी सी बात है कि जब आप बैंक के नियम कानून का पालन नहीं करें, जब आप उसके रूल्स को वायलेट करेंगे तो कहेगा अच्छा है कि अब आपको हम अपना कस्टमर नहीं रखेंगे, आप अपना खाता बंद कर लीजिए। ठीक है? इसके अलावा कब खाता बंद हो सकता है? जब कस्टमर की डेथ हो जाए। मान लीजिए व्यक्ति का खाता था, वो व्यक्ति मर गया, तो खाता तो जाहिर सी बात है कि बंद होगा। इसके अलावा इनसैनिटी ऑफ कस्टमर, जैसे अगर मान लो जो उपभोक्ता है, जिसका खाता है, जो अकाउंट होल्डर है, विक्षिप्त हो जाए। विक्षिप्त का मतलब समझ लो पागल हो जाए, उसका दिमाग काम न करे, तो ऐसे में उसका खाता कंटिन्यू करना संभव नहीं है, वो बंद कर देता है। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी ऑफ ए कस्टमर, कोई दिवालिया हो जाए, पता चला कि कुछ है ही नहीं उसके पास, तब भी उसका खाता क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। या किसी के खाते की उसको नोटिस मिल जाए कि इनका खाता असाइन कर दीजिए हमारे लिए। जैसे जब आप कभी कभी आप LIC का होता है, तो जब आप LIC पर लोन ले लेते हैं तो LIC बॉन्ड को बैंक में हम मॉर्गेज कर देते हैं और कहते हैं कि इसको LIC से असाइन करा लाइए। इसका मतलब कि अब जब LIC मेच्योर होगी तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, अब किसको मिलेगा पैसा? बैंक को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक अपना लोन वाला पैसा काट करके जो पैसा बचेगा वो आपको वापस कर देगा। एक तरह से वो बैंक की सिक्योरिटी है कि अगर आप नहीं भी देंगे तो हम पैसा आपसे वसूल लेंगे। तो इन तमाम स्थितियों में आपका खाता इनऑपरेटिव हो जाता है, वह फंक्शन में नहीं रहता है। और उसके लिए करना क्या होगा? अगर मान लो बैंक इन स्थितियों में बंद करना चाहता है तो उसे बैंक को चाहिए कि वो कस्टमर को नोटिस दे कि आपका खाता इन कारणों से सीज किया जाता है, कि आपके खाते से ऑपरेशन नहीं हो सकता है, और बिना सूचना के कोई भी आपका बैंक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वैसे नियमतः किसी के खिलाफ भी कोई भी कार्रवाई बिना सूचना के नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे आपको रोकना है कि आपकी अटेंडेंस 75% नहीं है, ठीक है? तो आप जिस दिन परीक्षा देने आए और आपने एडमिट कार्ड मांगा,
उस दिन हमने कहा कि आपका तो 75% नहीं है और आप परीक्षा से रोक दिए गए हैं, ये ठीक है? क्या होना चाहिए था? आपको महीने 2 महीने पहले मुझे सूचित करना चाहिए था कि आपकी अटेंडेंस 75% नहीं है, क्यों ना आपका प्रवेश पत्र रोक लिया जाए। तब आप आते कि नहीं सर जितना कम पड़ रहा है उतना, तो मेरी टांग टूटी थी, मैं तो अस्पताल में था। तब आप लेकर आएंगे ना कागज पत्र, कहेंगे साहब आप कह रहे हैं कि मैं 5 दिन नहीं आया था और 7 दिन तो मैं भर्ती था, जौनपुर में, ये देखिए मेरा भर्ती का सर्टिफिकेट है। तब मैं क्या करूँगा? तो भाई मुझे मानना पड़ेगा ना कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सही में टांग टूट गई थी, कैसे आते? तो आपको एडमिट कार्ड हम दे देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आप बिना नोटिस के किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? इन केस मान लीजिए कि मैंने कार्रवाई कर दी और आपको सूचित नहीं किया, आपको परीक्षा से रोक दिया, तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आप क्या करेंगे, जैसे आपकी परीक्षा आप नहीं दे पा रहे हैं, मैंने आपको रोक दिया, अब क्या करोगे? परीक्षा नहीं दोगे? कितने लोग परीक्षा नहीं देंगे, चूंकि आप सीधे वापस घर चले जाएंगे? हाथ उठाओ। इसके बाद आप कोर्ट चले जाएंगे मेरे खिलाफ। कहाँ चले जाएंगे? कोर्ट को आप कहेंगे कि साहब मैं तो रोज़ कॉलेज जाता था और बिना मुझे बताए कि मेरी अटेंडेंस कम है, मुझे परीक्षा से वंचित कर दिया गया, यह मेरे अधिकार का हनन है और मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ है, मुझे इसे सुरक्षा प्रदान की जाए। तब कोर्ट मुझसे पूछ लेगी कि आपने बिना नोटिस दिए कैसे रोक लिया, बताइए। ठीक, तब हम कहें अच्छा साहब अलाउ कर दीजिए। कोर्ट से थोड़ा लड़ने जाएंगे हम ना। तो इसलिए आपको ईमानदारी से वह काम करना चाहिए जो सही हो और जो नियमानुसार उचित हो। किसी के भी खिलाफ आपको परीक्षा में रोकना मेरा दुश्मनी का कोई उद्देश्य थोड़े है। परीक्षा में रोकना तो एक नियम है ना कि अगर आपकी अटेंडेंस इतनी नहीं है तो आप परीक्षा में नहीं बैठेंगे। तो उसके और भी नियम है कि आपको सूचित करना है, आपको बीच बीच में इन्फॉर्म करना है। कोई विद्यार्थी नहीं आ रहा है तो उसकी सूचना उसके घर को जानी चाहिए बीच बीच में कि वो नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ रहा है कि नहीं? तो इसलिए आपको सचेत रहना चाहिए। इसके अलावा एक और कार्य होता है ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट। ब्रांच के भीतर या दूसरे बैंक में या उसी बैंक के दूसरे शहर में किसी भी तरह से होता क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा खाता सिंगरा मऊ में है, अब तुम टीडी कॉलेज नाम लिखा लिए अगली साल पढ़ने के लिए, तो वहाँ भी तुमको खाता चाहिए। तो तुमने सोचा कि हाँ यूबीआई में खाता है ही है, वहाँ क्यों खोलें? एक आपने वहाँ बैंक जौनपुर में आपने यूबीआई को एक एप्लीकेशन दिया कि साहब मेरा खाता सिंगरा मऊ में है, ये मेरा डिटेल है, कृपया वहाँ से इसको यहाँ पर स्थानांतरित करा लिया जाए। और बैंक यहाँ रिक्वेस्ट भेज देगा, यहाँ से खाता वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी वहाँ नया खाता खोलने में। चलिए फिर नया आदमी ढूंढिए जो आपको इंट्रोड्यूस करे, फिर वहाँ आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, फिर वहाँ एक लंबी प्रक्रिया, फॉर्म भरिए, ये करिए, और सब आपके पास है ही, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम कब इसको ट्रांसफ़र करते हैं? जब हमारा स्थान बदल जाए रहने का, या हम कहीं ये दूसरे में कहीं माइग्रेट कर जाएं। एक ही बात है, जैसे आप यहाँ से जौनपुर चले गए टीडी कॉलेज, खाते का ट्रांसफ़र करने के लिए उसको एक प्रक्रिया एडॉप्ट करनी पड़ती है। वो प्रोसीजर क्या है? वो सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन दीजिए उस बैंक को जिस बैंक में आप खाता खोलना चाहते हैं। तो वो बैंक क्या करेगा, और जहाँ खाता था वहाँ का जो आपके पास डॉक्यूमेंट बचा हुआ है, पासबुक होगा, चेकबुक होगा और कोई कागज़ पत्र होगा, तो पहले यहाँ क्या करिए, सरेंडर कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि नई बैंक कहती है चलो उसी का इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रांच है वो कैसा आपको निर्देश देता है कि क्या पुराने चेकबुक, पुराना पासबुक, पुराने कागज़ पत्र आपके काम आएंगे, पुराना एटीएम, अगर ये सब काम आएंगे तब तो आप लिए रहिए। अगर वो कहता है कि ये सब अब यहाँ नहीं काम आएंगे तो आप वहाँ जा कर के इसको सरेंडर कर दीजिए, उनको आप वापस कर दीजिए, उचित यही है। तो जैसे आप रिक्वेस्ट करते हैं, आपका पुराना बैंक आपके सारे खाते का डिटेल तैयार करता है, आपका जो पैसा वहाँ जमा है उस पर ब्याज कितना है, टोटल पैसा निकाल करके और उस बैंक को ट्रांसफ़र कर देता है कि आपका कुल मिला करके 5,565 रुपया 35 पैसा
खाते में हमारे है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफ़र कर दे, चाहे डीडी बना के ट्रांसफ़र कर दे, चाहे जो भी तरीका अख्तियार करे, वो डिपेंड करता है कि इंटर बैंक सर्विसेज कैसी हैं, किस तरह की सुविधा है। कोर बैंकिंग, जैसे आजकल कोर बैंकिंग जानते हो ना, CBS कोर बैंकिंग सिस्टम। तो कोर बैंकिंग सिस्टम में क्या है कि जो इंट्रा बैंक और इंटर बैंक, ये दोनों ही जो ट्रांजेक्शन है बड़े आराम से हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे मोबाइल में भीम ऐप है, फ़ोन पे है, पेटीएम है ना सर, गूगल पे है। तो इसमें से तुम्हारा खाता UBI में है और दूसरे का खाता स्टेट बैंक में है, तुम्हें पैसा ट्रांसफ़र करना है, तभी फट से क्या करते हो, ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका मतलब UBI से UBI में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और UBI से स्टेट बैंक में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जब सेम बैंक में होता है तो इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र है, और जब डिफरेंट बैंक्स में है तो इंटर बैंक ट्रांसफ़र है। तो कहने का मतलब ये है कि वो डिपेंड करता है कि सिस्टम कैसा है। अगर मान लो बैंकिंग कोर बैंकिंग नहीं है किसी बैंक में, तब उससे पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, तब वहाँ तुमको मैनुअल करना पड़ेगा, तब वो डीडी बना करके देगा, ले जाकर तुमको उस बैंक में जमा करना होगा। ठीक है। और जैसे ही यहाँ से पैसा नए बैंक में जाएगा, वो नया बैंक आपके खाते में पैसा डाल करके और उसमें क्रेडिट कर देगा। क्रेडिट और डेबिट जानते हो ना, पैसा जब निकालते हो तो डेबिट होता है और जब उसमें जमा करते हो तो क्रेडिट होता है। तो वो तुम्हारे खाते में पैसा डाल करके वो खाते में दिखा देता है कि वहाँ से हमको इतना रुपया मिला और इस खाते में इतना दिखा रहा है, यहाँ खाता आपका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, जो अकाउंट होल्डर्स कई प्रकार के हो सकते हैं। जो सामान्य अकाउंट होल्डर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंडिविजुअल हो सकता है, आप किसी का भी खाता, लेकिन कुछ खाते ऐसे होते हैं जिनके बारे में थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। जैसे कोई माइनर है, माइनर माने क्या होता है कि अभी वह बच्चा है, अभी वह एडल्ट नहीं है। दूसरा, कुछ लोग होते हैं जो जिसे मानसिक रूप से गड़बड़ हैं, दारू पीते हैं, विक्षिप्त हैं, तो ऐसे लोगों का भी खाता थोड़ा सा खोलना मुश्किल है। इसके अलावा कोई मैरिड महिला है, जिस महिला की शादी हो गई है, ठीक है, तो उसके खाते में भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अब उसका, जैसे यहाँ तुम्हारा नाम मान लो अनुपमा दुबे है, अब तुम्हारी शादी हो गई शुक्ला से, तो तुम्हारा नाम क्या हो गया, अनुपमा शुक्ला। लेकिन तुम्हारे किसी रिकॉर्ड में तो नहीं बदलेगा ना, सारा रिकॉर्ड कैसा रहेगा। तो अब तुमको आइडेंटिफाई कराना, तुमको प्रमाणित कराना, तुम्हारे खाता खोलते समय ये कंफर्म करना कि ये सही आदमी, ये और समस्या हो गई कि नाम रिकॉर्ड में कुछ लिखा है और कागज़ पर कुछ लिखा जा रहा है, तो ये तो और भी गड़बड़ हो गया ना। तो इस तरह के, या जिसके ऊपर थोड़ा बहुत दिवालिया होने का चार्ज लगा हुआ है, गड़बड़ आदमी है, पैसा लेके भाग जाता है, पैसा लेके भाग जाता है, ऐसे लोगों का कुछ है। ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट तरह के अकाउंट होल्डर्स हैं। उसमें जैसे इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर वो सिंगल भी खाता हो सकता है और जॉइंट भी हो सकता है। जैसे मेरा खाता अकेला भी बैंक में खुल सकता है, और मेरा खाता मेरे बेटे के साथ भी खुल सकता है, मेरी पत्नी के साथ खुल सकता है, मेरे भाई के साथ खुल सकता है, मेरी बहन के साथ खुल सकता है, जिससे आपका मन करे। तो जब आप इस तरह से जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो आप बहुत सारे उसमें डायरेक्शंस देते हैं बैंक को। क्या कहते हैं कि ये दो लोगों के नाम से तो रहेगा, मेरे इसके नाम से खाता खुल तो जा रहा है, लेकिन ये 1 करोड़ रुपया निकाल नहीं पाएगी, ये तब पाएगी जब हम मर जाएंगे। हमने क्या लिख दिया कि ये पैसा कब पाएगी, जब मेरी डेथ हो जाएगी। तो मेरे मरने के बाद ये मैंने निर्देश दे रखा है। तो अब अच्छाई ये होगी कि उस आदमी की डेथ के बाद इसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, ये सीधे जाकर के पैसा क्या करे। ये सुविधाजनक काम है भाई। देखो, ये कहने में ख़राब लगता है ना कि आप मर जाएंगे तब हमको मिलेगा, लेकिन मर तो जाओगे, पक्का ही नहीं कि अमर हो के आए हो, तो इसमें ख़राब लगने वाली कौन सी बात है। नॉमिनेशन में भी ऐसे होता है, तो नॉमिनेशन भी किए रहिए तब भी ठीक है। दूसरा, जॉइंट अकाउंट में और भी सुविधाएं हैं। जैसे क्या है, यह भी कह सकते हैं कि हम दोनों साइन करेंगे तब पैसा निकलेगा। जैसे मान लीजिए दोनों ने खाता खोल दिया, इसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है और मुझको इसके ऊपर विश्वास नहीं है,
कि ऐसा ना हो कि अकेले सब निकाल के गायब हो जाए पैसा लेकर के। तो मैंने कहा क्या कि ये तभी निकलेगा जब दोनों साइन करेंगे। ठीक हो गया। तीसरा ये हो सकता है कि हम लोगों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और बड़ा विश्वास है एक दूसरे पर, तो ये तय हुआ कि चलो तुमको काम पड़े तुम निकाल लेना, हमको काम पड़े तो हम निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आइदर आर ऑपरेशन अलाउड है, आइदर यू कैन विथड्रॉ आइदर आर यू कैन विथड्रॉ, या तो तुम निकाल सकते हो या तो, यानी दोनों का सिग्नेचर इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई भी पैसा निकाल सकता है। ये सारी सुविधाएं नॉमिनेशन में नहीं है। नॉमिनेशन में तो यह है कि मर जाओगे तो आराम से पैसा मिल जाएगा, बस इतना ही। लेकिन जिंदा रहने पर कुछ उसमें कर नहीं सकते। ज्वाइंट अकाउंट में तो जिंदा रहने पर भी कर सकते हो। एटीएम दो ले लो, एक इनको दे दो, एक अपने पास रखे रहो, जिसका मन करे वो पैसा निकाले। ठीक है, तो एक तरह से वो दो लोगों का एक ही खाता होता है, ये कह सकते हो ज्वाइंट अकाउंट में। और जैसा निर्देश तुमने बैंक को दे रखा है, बैंक वैसा अलाउ कर देगा। और वो निर्देश देते समय दोनों की साइन होगी, जहाँ कहीं भी निर्देश रहेगा वहाँ दोनों की साइन होगी कि हाँ सहमति से तय हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सर ज्वाइंट अकाउंट में अगर सर एटीएम मिलता है सर दोनों के पास रहेगा, तो सर कैसे निकाल सकते हैं? तो निकाल नहीं सकते हैं ना? क्यों? जैसे बताओ कैसे, क्या दो एक टीम रहेगा, क्या दिक्कत है? सर जैसे सर आप बोल रहे हैं कि दोनों का सिग्नेचर लगेगा, तो फिर नहीं, एटीएम में कहाँ से जो लगेगा? एटीएम में कौन सिग्नेचर है? एटीएम में तो केवल पासवर्ड होता तुम्हारा ना, लगाओगे और डालोगे, मिल जाएगा पैसे। जैसे सर ज्वाइंट अकाउंट होता है सर, जैसे हम दोनों से निकालते हैं ना सर, मेरे पास भी एटीएम है इसके बाद। और सर जैसे कि मैं वहाँ पे बोल के आया हूँ बैंक में कि मैं सिग्नेचर करूँगा और ये करेगा तब हमें पैसे मिल सकते हैं, तो सर अगर हम एटीएम से निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? शांत रहो, बैठो। एटीएम से निकालते समय बैंक से कोई मतलब नहीं है। एटीएम से अगर तुम निकाल रहे हो तो एटीएम का पासवर्ड और एटीएम कार्ड ये दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। और अगर गायब भी हो गया है तब भी कोई निकाल सकता है उसको, तो उसकी बात तो छोड़ो, वो तो जो अकाउंट होल्डर ही है। अगर तुम्हारा एटीएम हम चुरा लें और पासवर्ड जान जाए तो इवन हम भी निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो वो समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन जो लिमिट है अकाउंट की, जैसे 50,000 से ऊपर नहीं निकलेगा दिन भर में, तो दोनों मिलकर के 50,000 ही निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि 50-50 1 लाख निकाल लोगे दोनों लोग, ऐसा नहीं है। वो सारे लिमिट काम करेंगे। सिर्फ 2 कार्ड रहते हैं, मेरे पास खुद ही कार्ड है 2 एक खाते का, ऐसा नहीं कि वो केवल लिखा पढ़ी वाली बात है। ठीक है, मेरा ज्वाइंट अकाउंट मेरे बेटे के साथ है, तो एक कार्ड उसके पास रहता था, एक कार्ड मेरे पास रहता था। तो ऐसा नहीं कि कार्ड से कोई दिक्कत है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आप बैंक से कभी कभी रिक्वेस्ट करके 2 कार्ड ले भी सकते हैं, वो दे देते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जो अशिक्षित व्यक्ति है, इलिटरेट पर्सन, उसका खाता खोलने में थोड़ी सी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत। खाता तो खुलता ही है, खुलता नहीं खुलता है? अशिक्षित व्यक्ति का खाता नहीं खुलता? तो अशिक्षित कौन है भाई? देखो, अशिक्षित की परिभाषा जो बैंक मानता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका सेक्शन 11 कहता है कि जो पढ़ लिख नहीं सकता वह अशिक्षित है। जो न तो पढ़ सकता है और न लिख सकता है वह अशिक्षित है। तो ऐसे आदमी का खाता वो चाहे जैसा खुलता हो, सिंगल हो, ज्वाइंट हो, किसी के साथ हो, तो ऐसे आदमी खाता खोलते समय क्या इस्तेमाल होगा? अंगूठा, अंगूठे का निशान। अंगूठे के निशान में भी ये ध्यान देने वाली बात है, ये तुम लोग। अच्छा, और इसके अलावा और क्या कंडीशन है? उसके अलावा कंडीशन है कि वो विक्षिप्त ना हो, वो दिवालिया ना हो, वो पागल ना हो, वो साउंड माइंड वाला हो, ठीक ठाक हो। ये सब तो रहे ही रहे, बस खाली साइन वाइन करना भले न जानता हो, लिख पढ़ भले न सकता, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए पूरी की पूरी। इसके बाद वो अंगूठा लगता है। अंगूठा किसका लगता है? हमेशा ये ध्यान रखो कि जब पुरुष का अंगूठा लगता है तो लेफ्ट हैंड। ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब कहीं आप अंगूठा लगाते हैं तो पुरुष का लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगता है, थंब इम्प्रेशन, और महिलाओं के राइट हैंड का। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी अंगूठा लगा दोगे। ठीक है, टेक्निकली देखो इसमें लिखा हुआ है द लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इन केस ऑफ मेल इलिटरेट
and the right hand thumb impression in case of female illiterate are duly attested by some responsible person on the account opening form। जो आप खाता खोलने का फॉर्म भरते हैं, जहां आप अंगूठा लगाते हैं, वो अंगूठा भी किसके द्वारा वेरीफाई होना चाहिए? किसी जिम्मेदार और महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा। जो ये कह रहा है, जैसे इन्होंने अंगूठा लगाया, तो ये मैं कह रहा हूं कि ये अंगूठा जो लगा है इन्हीं का है, और मेरी विश्वसनीयता कितनी है? वो 100% कि मेरे कहने पर यह अंगूठा मान लिया जाएगा। तो ये भी जानते रहिए, अगर ये कभी फ्रॉड निकला तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर ये लेकर भाग गई पैसा वैसा बैंक का, तो जेल कौन जाएगा? हाँ, क्योंकि प्रमाणित किसने किया था? आपने किया था। कि आप तो कह रहे थे कि बहुत ईमानदार लड़की है, तो पूरी डकैत निकल गई, ये तो गड़बड़ है कि नहीं है? तो जो व्यक्ति वेरीफाई करे, इसीलिए बैंक क्या करता है, सबसे पहले वह सबसे विश्वसनीय व्यक्ति मानता है अपने अकाउंट होल्डर को, जिसका उसके बैंक में पहले से खाता है। उसको अगर वह नहीं मिलता है तब वह किसी अथॉरिटी के पास जाता है। जैसे तुम खाता खोलो भी बैंक में, तो सबसे पहले बैंक कहेगा, कोई बैंक वाला अगर आपका परिचित हो तो उससे साइन करा लीजिए। तुम्हारा कोई मित्र खाता पहले से हो तो वो वेरीफाई कर देगा, तो मान लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, तब वो कहे अच्छा प्रिंसिपल साहब से लिखवा के ले आओ। तब किसे लिखवा के लाओ? प्रिंसिपल साहब से लिखवा के लाओ। ये माना जाता है कि हमारा विद्यार्थी है तो हम उसको जानते ही जानते हैं कि वह अच्छा होगा। हालांकि ऐसा कतई नहीं है कि हम जानते हैं वो अच्छा है। तुम कितने चंडाल हो, ये जानना इतना आसान नहीं है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये माना जा रहा है कि प्रिंसिपल को जानना ही चाहिए कि हमारा बच्चा कैसा है। जानते भी रहते हैं, धीरे धीरे देखते देखते ना, और मिलते जुलते ये लगने लगता है कि इसमें कौन कैसा है, कौन के। बच्चे वैसे भी सब अच्छे होते हैं, दुष्ट कोई होता नहीं है। हाँ, बच्चे थोड़े बहुत चंचल और बदमाश हो सकते हैं। तो अगर नहीं होंगे तो फिर बच्चे कैसे भाई? अगर थोड़ा बहुत बदमाशी नहीं करें, थोड़ा बहुत चंचल ना रहें, थोड़ा बहुत उछल कूद ना करें, तो फिर वो तो बुढ़े हो गए ना, फिर क्या मतलब? और इसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए बहुत ज़्यादा। मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता जब तक कि वो लिमिट में रहते। जैसे असभ्यता मत करो, मर्यादा मत तोड़ो, किसी का नुकसान मत करो, किसी को परेशान मत करो, कोई गलत काम मत करो। बाकी खेलना कूदना हंसना बोलना ये बुरा थोड़े है भाई। प्रसन्न रहोगे तभी ना अच्छा पढ़ोगे, रोते रहोगे तो क्या पढ़ोगे? हाँ? तो मेरी निगाह में तो बच्चा कभी खराब होता ही नहीं है, वो तो अच्छा ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो वो पहले तब वो प्रिंसिपल से लिखवा लेता है कि जाओ साइन करा के लाओ प्रिंसिपल साहब से कि तुम अच्छे व्यक्ति हो। जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलता है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुम मांगते हो, तुमको तुरंत मिल जाता है। तो इसलिए थोड़ा मिल जाता है कि तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में मुझे 100% ज्ञान है, इसलिए मिल जाता है कि मेरा अगर विद्यार्थी है तो अच्छा ही है, वो खराब नहीं है। तो इसलिए हम दे देते हैं बिना छानबीन किए, बिना जांच पड़ताल के भी कि तुम ठीक हो। और एक सबसे बड़ी बात होती है किसी की भी अच्छाई खराबी की। जैसे तुम 1 साल पढ़े और 1 साल में तुमको हमने कोई नोटिस नहीं किया कि तुमने कोई बदतमीजी की, कोई गलत काम किया, तो इसका मतलब कि तुम्हारा कैरेक्टर अपने आप अच्छा हो गया साल भर बाद। अगर तुम खराब होते तुमको नोटिस मिली होती ना, तुम्हारे घर से गार्जियन को बुलाया गया होता ना कि आइए अपने बच्चे को ले जाइए टीसी मार्कशीट सहित, इसको अब नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं, इसका मतलब तुम ठीक हो, तभी तो नहीं कुछ हुआ ना। तो इसलिए आराम से हो जाता है। ठीक है, अब देखो माइनर पर्सन कौन है। नॉर्मली क्या होता है कि माइनर उसको कहा जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। लेकिन कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि जैसे जहाँ बचपन में ही बच्चे का कोई लीगल गार्जियन तय हो गया कोर्ट से। जैसे मान लो किसी की उम्र 2 साल 3 साल 4 साल है, अनफॉर्चुनेटली उसी समय कोई घटना घट गई, उसके माँ बाप नहीं रहे, बहुत प्रॉपर्टी उसके पास है, राजा वजा के घर का लड़का है मान लीजिए। तो ऐसे में उसकी देखभाल करने के लिए कोर्ट क्या करती है, किसी आदमी को उसका लीगल गार्जियन तय कर देती है। और जब तक वो एडल्ट नहीं होता है तब तक सारी प्रॉपर्टी, उसकी खुद की देखभाल, ये सब कौन करता है? वो लीगल जो आदमी अपॉइंट है वो करता है। तो ऐसे केस में माइनर वो 21 साल तक रहता है। ध्यान रखना, सामान्य केस में माइनर कब तक रहेगा? 18 साल तक। लेकिन अगर कोई लीगल गार्जियन अपॉइंट है आपका,
तब आप 21 साल के बाद उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 18 साल के बाद नहीं कर सकते। तो जब 21 साल के हो जाएंगे तब प्रॉपर्टी हैंडओवर हो जाएगी और लीगल गार्जियन का अधिकार खत्म हो जाएगा। ठीक है। और जो एक देखो, बैंक के सारे नियम कानून जो बनते हैं या जो लागू होते हैं वह निगोशिएबल एक्ट है बैंक का, उसके आधार पर बनते हैं। उसका एक अलग अपना प्रोविज़न ही है। तो उसमें सेक्शन 26, सेक्शन 28 इम्पॉर्टेंट है। और उसमें ये कहता है कि जो माइनर है वह भी बिल्कुल अगर ठीक ठाक है, दिवालिया नहीं है, विक्षिप्त नहीं है, पागल नहीं है, तो उसे भी वही सारे राइट प्राप्त हैं जमा करने का, निकालने का, सब कुछ करने का जो एक सामान्य व्यक्ति को प्राप्त हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो छोटा है। जैसे तुम लोग मान लो 18 साल से कम हो तो क्या बैंक में खाता नहीं खोलते क्या? तो हो गया, बस खत्म बात। तो वही तो बात है कि माइनर है तो भी खाता खोले हो तो पैसा जमा भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, तो खाता अपना ऑपरेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगर मान लो वो माइनर लीगल गार्जियन के साथ है तब वो 21 साल तक उसी की देख रेख में काम करेगा जो उसका गार्जियन है। ठीक है। अब देखो क्या है, जो मैरिड महिलाएं हैं उनके अकाउंट का जो ऑपरेशन है, अगर नॉर्मल कोर्स में है, सब कुछ ठीक ठाक है, तब तो फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है जिसके तहत वो लागू होता है। अगर मान लो स्थिति सामान्य नहीं है लेकिन वह हिंदू रिलीजन में है, विश्वास करती है, तो फिर वहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1925 है, उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1925, उसके हिसाब से खाते उसके ऑपरेट होते हैं। ठीक है। और फिर उसको भी वो सारे पावर हैं कि वो चेक दे काट सकती है, विड्रॉ कर सकती है, पैसा जमा कर सकती है, निकाल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खास नहीं है। इसके अलावा एक पर्दा नसीन वुमेन का कॉन्सेप्ट है। पर्दा नसीन वुमेन क्या होती है? पर्दा नसीन का नाम सुना है? हिंदी शब्द है, अंग्रेजी नहीं। पर्दा नसीन, पर्दा नसीन क्या है? अरे जो पर्दे में रहता हो। पर्दा नसीन का मतलब क्या हो गया? हमारे अभी भी संस्कार में ज़्यादातर आप देखिए तो आप घूंघट लेते हैं, पर्दे में रहते हैं। अक्सर हम लोग जब शादी हो जाती है आपकी तो आप ससुराल में कैसे रहते हैं? अब ज़्यादातर स्त्रियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है। ख़त्म हो गया है क्या? हाँ, तब अरे थोड़ा बहुत तो है ही कहीं ना कहीं। तो ऐसी महिला भी जो पर्दे में रहती है वो पब्लिक प्लेस पर एक तरह से घूंघट नहीं हटाती है, सबके सामने नहीं आती है, तो वह भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही खाता खोल सकती है, वैसे ही ऑपरेट कर सकती है। सारा काम बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दूसरा आदमी करता है, उसका आइडेंटिफिकेशन भी वैसे होगा जैसे कोई आदमी करता है। तो वुमेन चाहे वो घूंघट लेती हो चाहे ना लेती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बैंकिंग ऑपरेशंस बिल्कुल सेम पैटर्न पर कर सकती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इतना लोग घूंघट पर हल्ला कर रहे थे, कोरोना ने सबको गोड़ कड़वा दिया एक तरफ से ना। पहले सब खूब मुँह बांध कर चलते थे तो लोग खरकते थे बहुत खराब है। अब मुँह बांध कर चलना मजबूरी हो गई, सबको चलना है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। तो इसलिए कभी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। हाँ, हंसने पर तुमको भी करना पड़ता है, क्या फ़ायदा। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स। इसको तुम NRI खाता कहते हो, नाम सुने हो ना। NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो इंडिया का तो है लेकिन रहता है विदेश में। वो कैसा हो गया? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो वो हिंदुस्तान का नागरिक तो है, उसके पास पासपोर्ट कहाँ का है? इंडिया का, लेकिन रहता कहाँ है? विदेश में। तो वो NRI हो गया। तो ऐसे आदमी का खाता खुलता है
और ये खाते दो तरह के होते हैं। एक खाता आता है कि वो पैसा वहाँ से भेजेगा तो यहाँ इंडियन रूपी में जमा होगा। एक दूसरा फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, वो पैसा विदेश में भेजेगा, विदेश से तो यहाँ किस में जमा होगा, फॉरेन करेंसी में जमा होगा। तो दोनों ही खाता उसको खोलने का अधिकार होता है। और अच्छी बात यह है कि उसकी सेविंग को आकर्षित करने के लिए उसके सेविंग के ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है। हम लोग जमा करेंगे तो टैक्स लगेगा, लेकिन अगर वो जमा करता है तो टैक्स क्यों नहीं लगेगा टैक्स? भाई विदेश से कमा करके पैसा आपके देश में भेज रहा है ना, तो फॉरेन करेंसी आपके देश में आ रही है तो देश का फ़ायदा हो रहा है ना। तो अगर आप कुछ छूट देंगे तो ज़्यादा भेजिएगा, और नहीं छूट देंगे तो वहीं खर्चे बर्चे करके खा के ख़त्म कर देगा, तब क्या करना है। और पैसा लोग भेजते ही हैं। जैसे बाहर अगर हैं, ठीक है, जैसे मान लो मेरा बेटा बाहर है तो मेरा बर्थडे पड़ा तो उसने मुझे कुछ गिफ्ट भेज दिया, तो भेजा तो पैसा कहाँ आया, हिंदुस्तान में आया ना, तो हिंदुस्तान का फ़ायदा ही है। तो इस तरह से वो एक सुविधा देती है बैंक NRI अकाउंट खोलने के लिए, जिसमें वो दोनों तरफ का है कि वो फॉरेन करेंसी में भी खाता ऑपरेट कर सकता है और इंडियन करेंसी में भी खाता ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, ये इंडिविजुअल के अलावा इंस्टीट्यूशंस का भी खाता होता है, संस्थाओं। जैसे तुम्हारा ये कॉलेज है राजा हरपाल सिंह डिग्री कॉलेज, तो इसका भी तो खाता है। तुम फीस देते हो, कहाँ जमा होती है, कॉलेज में खाता है ना। तो संस्थाओं का भी खाता होता है। तो अब हरपाल सिंह कॉलेज का खाता है तो ये कॉलेज जाके थोड़े ऑपरेट करेगा, कौन ऑपरेट करेगा? तो अब इसके नाम से जो खाता होगा वह कौन ऑपरेट करेगा, वह इसकी जो संचालन समिति है वो निर्धारित कर रखी है कि ये और ये इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो अकेले आप हो सकते हैं किसी संस्था के मालिक। जैसे मैंने कोई संस्था खोली अकेले, मैं ही हूँ सब कुछ, तो मैं अकेले चला सकता हूँ। इसके अलावा वो पार्टनरशिप हो सकती है, दो लोग उसमें पार्टनर हो सकते हैं। तो पार्टनर है तो पार्टनर तय किए रहते हैं खाता कैसे ऑपरेट होगा, कौन कितना करेगा, दोनों मिलके करेंगे कि एक करेगा, कौन निकाल सकता है, कौन जमा कर सकता है, ये सब चीज़ें तय रहती हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी है मान लो कोई, उसमें भी सारा नियम कानून बना रहेगा कौन ऑपरेट करेगा, क्योंकि खाता तो रहेगा ही रहेगा, खाता तो इंस्टीट्यूशन का होगा ही होगा ना, कैसे चलेगा। तो जब आप लेकिन किसी कंपनी का खाता खोलते हैं तो आपको जो मेमोरेंडम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, यानी वो क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि इसका नियम कानून क्या है कंपनी का, वो उसमें लिखा रहेगा। आर्टिकल्स में लिखा रहता है इसके रूल्स क्या हैं, कैसे ये चलेगा, किन किन नियमों के आधार पर, उसकी डीड क्या है कंपनी का, ये सब बैंक आपसे ले लेता है पहले कि आप प्रमाणित करिए कि आप कंपनी है और आपके पास ये पेपर है कि नहीं है। फिर उसमें कैसे ऑपरेट होना है ये व्यवस्था उसमें निर्धारित रहती है। तो इस तरह से ये जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, जैसे हम लोग ज्वाइंट फैमिली होती थी पहले, याद है ना, जैसे आपके बाबा, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली दो तरह का कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियर फैमिली में केवल माँ बाप और बच्चे, और ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी भी शामिल हो गए, चाचा चाची भी शामिल हो गए। बहुत अच्छे परिवार हैं तो एक आध दो पीढ़ी और पीछे के लोग साथ रहते हैं। तुम में से कितने लोगों के यहाँ ज्वाइंट फैमिली है अभी, हाथ उठाओ। बहुत लोगों के घर में है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है, समझ लो, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये तो अकेले रहो तब समझ में आता है कितना बुरा है अकेले रहने। ठीक है, साथ रहने में फ़ायदे बहुत हैं, समझ में हमको कम आते हैं लेकिन। ठीक, अच्छा, किसको किसको समझ में आते हैं साथ रहना ज़्यादा अच्छा है? लड़कियों में विशेष करके हाथ उठाएं। कितने लोग साथ रहना चाहते हैं? कोई नहीं, हाथ उठाओ, क्यों डर रहे? अच्छा रखो। लड़कों में कितना लोग साथ रहना चाहते हैं, हाथ उठाएं। इसका मतलब अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें तो लड़कों की तुलना में लड़के ज़्यादा दुष्ट हैं कि नहीं? भाई लड़कियां फिर भी ज़्यादा साथ रहना चाहती हैं, परसेंटेज के हिसाब से लड़कियां ज़्यादा साथ रहना चाहती हैं और लड़के कम रहना चाहते हैं। खड़े हो? हाँ, नहीं, अभी गलत कह रहे हो।
जैसे इतने लोग क्यों 2 लोग हाथ उठाए और ये सब कम से कम 50 तो हाथ उठाएं, तो अंतर है ना। बोलो, अब नहीं पूछेंगे, अब क्या पूछे, हो गया। अब नहीं पूछेंगे, इसीलिए कभी बता करके सर्वे नहीं करना चाहिए। सर्वे ऐसे ही होता है रैंडम, इसको कहते हैं सांख्यिकी में रैंडम सैंपलिंग या यादृच्छिक चयन जिसको कहते हैं। ऐसे तुरंत कर लिया, आप जानते नहीं हैं। और अगर बताकर तब तक लोग जैसे बताएं, जैसे किसी लड़के को देखने जाना हो अभी शादी करने के लिए और बता दो कि कोई देखने आ रहा है, तो कितना भी दारू पीता रहेगा उस दिन नहीं पिएगा ना। और उसको अचानक मिल जाओ तब अगर पीता रहा होगा तो पिया रहेगा, भाई गलत बात है। खुश मत हो। इसी तरह लड़की के साथ भी है भाई, लड़की को देखने जाना हो, अगर बता दो देखने आ रहे हैं तो जितनी शराफत हो सकती उतना दिखाएगी उस समय वो, ठीक है। तो क्या देखोगे तुम उसको, तो पहले से ही बिल्कुल मेंटली तैयार है कि मुझे बिल्कुल एकदम अच्छे से ही रहना है। तो किसी को जानना हो तो उसको अकस्मात मिलो ना, वो पता ही ना पाए कि हमसे कोई मिलने आया हुआ है, ठीक है। तब तुम जान पाओ उसका स्वभाव कैसा है। तो ये सब है पूरा तुम्हारा। इसके अलावा जो है ट्रस्टी अकाउंट भी खुलता है, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एग्जीक्यूटर। होता क्या है कभी कभी कि जब खाता नहीं चलता है या कोई पैसा लेके भाग जाता है, उसकी प्रॉपर्टी सेल करनी होती है। अक्सर सुनते हो कि एनपीए हो गया खाता, बड़ा आजकल चर्चा है, कितने 1000 करोड़ का एनपीए है, बैंक बैठने वाले हैं सब लोग, मोदी, विक्रम कोठारी, मेहुल चौकसी, सब लेकर पैसा भाग गए देश का, तो खाते सब एनपीए हो गए। तो अब क्या है कि लोगों की प्रॉपर्टी को बेच करके बैंक का पैसा वापस लेना है, तो बैंक उसके लिए एग्जीक्यूटर तय करती है, किसी को अपॉइंट करती है कि आप इनकी प्रॉपर्टी को नीलामी करिए और बेच करके पैसा कहाँ लाइए, बैंक में जमा करिए। इसके अलावा इसमें से जितने सवाल हैं वो सवाल इसमें लिखे हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाई क्लोजर ऑफ अकाउंट, व्हाट इज़ मीन्ड बाई स्पेसिमेन सिग्नेचर, व्हाट डू यू मीन बाई पासबुक, व्हाट डू यू मीन बाई कस्टमर टू द बैंक, व्हाट डू यू मीन बाई माइनर कस्टमर टू द बैंक। इसके बाद 50 शब्द वाले क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉल डिपॉजिट, स्टेट द टर्म ऑफ जॉइंट अकाउंट, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ नॉन रेजिडेंट अकाउंट, explain the term of issue of checkbook, discuss the term of executor। बड़े सवाल हैं। discuss the procedure for opening of deposit account। दूसरा discuss the procedure for operating deposit account। शांत रहो, एक मिनट सुन लो फिर याद रहेगा इसमें देखने तुमको। discuss the various types of institutional account holders, define the various types of individual account holders, write a short note on recurring deposit, short note on following: know your customer norms, KYC, premature encashment of loan against recurring deposit, ठीक है, नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग सेविंग अकाउंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फॉर क्लोजिंग द बैंक अकाउंट, हाउ इज़ द अकाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर ब्रांच, explain the types of account holder is bank, state the various types of individual account holder of bank, state the various types of institutional account holders of bank। जितना तुमने पढ़ा, इंडिविजुअल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, अकाउंट खोलना, अकाउंट बंद करना, अकाउंट ऑपरेट करना, चेकबुक लेना, पासबुक लेना, एग्जीक्यूट करने का क्या है, इन सब पर सवाल तुमको परीक्षा में पूछा जाएगा। वही सब इसमें अलग अलग लिखा हुआ है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। 1 यूनिट आपकी और बची है, उसको 2 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। और कोई दिक्कत परेशानी हो, कुछ पूछना हो बताइए।